शाम का वक्त था। उत्तर प्रदेश के बनारस रेलवे स्टेशन के अंदर प्लेटफार्म पर भीड़ कम हो चुकी थी। लाउडस्पीकर की आवाज़ें धीमी पड़ चुकी थीं और ज़्यादातर यात्री अपने घरों की ओर निकल चुके थे। लेकिन उसी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 के एक पुरानी लोहे की बेंच पर एक औरत घंटों से बैठी थी। उसका नाम था कविता। आंखों में बेचैनी और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। हर बार जब स्टेशन के गेट से कोई आदमी बाहर निकलता तो कविता बड़ी उम्मीद से उसकी ओर देखती, लेकिन जैसे ही पहचान की झलक नहीं मिलती, उसका चेहरा उतर जाता और वो सिर झुका लेती। घड़ी की सुइयां लगातार भाग रही थीं। सुबह से शाम और शाम से रात में बदल चुकी थी, लेकिन उसका इंतजार खत्म नहीं हो रहा था। इसी बीच वहां से गुजर रहा था राजू, जो उसी स्टेशन पर सफाई कर्मचारी था। गरीब था, साधारण था, लेकिन उसके भीतर इंसानियत की दौलत भरी हुई थी। राजू ने कई बार उस औरत को देखा। सुबह से लेकर अब तक वही बेंच पर बैठी थी। बाकी लोग जल्दी जल्दी घर जा रहे थे, लेकिन वो औरत जैसे वहीं जमी हुई थी। राजू पहले तो अपने काम में लगा रहा, पर दिल ने गवाही दी कि ये औरत कोई गहरी तकलीफ में है। आखिरकार उसके कदम रुक गए। वो धीरे धीरे कविता के पास गया और नरम आवाज में बोला, मैडम, आप किसी का इंतजार कर रही हैं? कविता चौंकी, लेकिन फिर थकी हुई आवाज में बोली, हाँ, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। हम मुंबई जाने वाले थे। वो टिकट लेने गए थे। दोपहर 12 बजे, तब से अभी तक लौटे नहीं। राजू हैरान रह गया। उसने धीरे से पूछा, लेकिन मुंबई जाने वाली ट्रेन तो काफी पहले जा चुकी है। क्या पता वो अकेले ही निकल गए हों? ये सुनकर कविता का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में गहरी निराशा उभर आई। दिल जैसे भराया हो। वो चुप रह गई। राजू को भी अफसोस हुआ। उसने नरम स्वर में कहा, देखिए, अब रात होने वाली है। स्टेशन के पास कोई नहीं रहता। आप घर जाइए। अगर उन्हें लौटना होगा तो सीधे घर ही आएंगे। यहाँ यूं बैठने से कुछ नहीं होगा। लेकिन कविता बस चुपचाप सामने देखती रही। उसकी आंखों में आंसुओं की परत थी, जैसे किसी ने उसकी दुनिया उजाड़ दी हो। राजू भारी मन से घर चला गया, लेकिन रात को खाना खाते समय उसने अपनी माँ सुमित्रा देवी को पूरा किस्सा सुनाया। माँ का चेहरा भी गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, अजीब बात है। अकेली औरत, रात भर स्टेशन पर, भगवान ही उसकी रक्षा करें। अगली सुबह राजू फिर अपने काम पर स्टेशन पहुंचा। उसकी नज़र सीधे उसी बेंच पर गई और वो हैरान रह गया। वो औरत कविता अब भी वहीं बैठी थी। वो तुरंत उसके पास गया और बोला, आप घर नहीं गई? पूरी रात यही रही? कविता ने थकी आंखों से उसकी ओर देखा और धीरे से सर हिलाया। हाँ, राजू ने थोड़े सख्त लेकिन चिंतित स्वर में कहा, अब तो आप समझ गई होंगी वो वापस नहीं आने वाले। यहाँ रहकर कुछ नहीं मिलेगा, घर जाइए। कविता चुप रही। उसके चेहरे पर भूख और थकान साफ झलक रही थी। राजू ने पास की दुकान से समोसे और बिस्कुट लाकर उसके सामने रख दिए। पहले तो वो संकोच करती रही, फिर धीरे धीरे खाने लगी। राजू एक तक उसे देखता रहा। उस टूटी हुई औरत में एक ऐसी गहराई थी, एक ऐसी पीड़ा थी जो शब्दों से कहीं परे थी। अचानक उसकी आंखों से आंसू भर निकले। राजू घबरा गया। क्या हुआ? रोए मत, मैं मदद करूंगा। बताइए, कहाँ जाना है? कविता ने कांपती आवाज में कहा। अब कहाँ जाऊं? मेरा घर भी नहीं रहा। ये सुनते ही राजू स्तब्ध रह गया। उसके दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। उसने समझ लिया, ये औरत बिल्कुल अकेली है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात आगे चलकर उसकी जिंदगी ही बदल देगी। उस रात राजू घर लौटते समय बार बार पीछे मुड़कर उसी लोहे की बेंच की ओर देखता रहा। उसे डर था कि कहीं वो औरत फिर से अकेली ना छूट जाए। उसने मन ही मन निश्चय किया, इंसानियत के नाम पर किसी की मदद करनी है तो अभी करनी होगी। वो पास जाकर बोला, आपका नाम? धीरे से जवाब आया, कविता। मैं राजू हूं, उसने मुस्कुराकर कहा। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मेरे घर चलिए। मेरी माँ है, हम दोनों ही रहते हैं। आप कुछ दिन हमारे साथ रह लीजिए। रात ठंडी है और स्टेशन सुरक्षित नहीं। कविता ने झिझकते हुए बेंच को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में भय और अपमान था, पर राजू की आंखों में ईमानदारी देखकर उसे भरोसा हुआ। वो बोली, ठीक है, पर परेशानी तो नहीं होगी? राजू ने कहा, अब आप अजनबी मुसाफिर नहीं, हमारी मेहमान हैं, आप सुरक्षित रहेंगी। उसने पास की दुकान से एक शॉल खरीदी और उसके कंधे पर डाल दी। कविता की आंखों में राहत झलकने लगी। स्टेशन से दूर एक शांत गली में राजू का छोटा सा घर था। एक हॉल, 2 छोटे कमरे
और आंगन में तुलसी का गमला। दरवाज़ा खटखटाने पर सुमित्रा देवी सामने आई। बेटे के साथ एक अजनबी युवती देखकर वो चौंक गई। राजू ने कहा, माँ, यही वो मैडम जी है जिनके बारे में बताया था। इनके पति इन्हें छोड़ गए, कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी। और उसने पूरी बात समझा दी। सुनते ही सुमित्रा देवी का चेहरा पिघल गया। उन्होंने कविता के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, अंदर आओ। उस पल कविता को पहली बार अपनापन महसूस हुआ। चाय नाश्ता आया, उसने संकोच छोड़कर खाया और धीरे से बोली, धन्यवाद माँ। रात को सुमित्रा देवी ने उसके लिए एक कमरे में बिस्तर लगाया। नई चादर और कंबल देखकर कविता की आंखें भर आईं। बरसों बाद उसे चैन की नींद मिली। सुबह की किरण खिड़की से अंदर आई तो कविता सबसे पहले उठी। उसने कमरे को समेटा और रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। सुमित्रा देवी बोली, देखा बेटा, घर में लक्ष्मी के पांव पड़ते ही उजाला हो गया। कविता ने कहा, माँ, मुझे मेहमान न समझिए, काम मेरा है, घर मेरा है, बस फिर से जीना सीखना है। दिन भर में उसने घर को संवार दिया। शाम को जब राजू लौटा तो हर कोना चमक रहा था। वो चौंक कर बोला, मैडम जी, आज तो घर त्योहार जैसा लग। रात को तीनों साथ बैठे, बातें की और दर्द बांटते बांटते दिल हल्का हो गया। उस रात कविता ने आंखें बंद की और सोचा, मैं हारूंगी नहीं, अब अपनी जिंदगी नए सिरे से लिखूंगी। दिन बीतते गए और कविता उस छोटे से घर का हिस्सा बन गई। सुबह उठकर आंगन में पानी छिड़कना, तुलसी पर दीप जलाना, रसोई में माँ के साथ नाश्ता तैयार करना, सब कुछ वो ऐसे करने लगी मानो बरसों से वहीं रहती हो। राजू और सुमित्रा देवी उसके हाथों के खाने की तारीफ करते और कविता के चेहरे पर अब मुस्कान लौटने लगी थी। पर जब अकेली होती तो धोखे की कसक उसकी आंखों में आंसू ला देती। एक सुबह रसोई में उसने सुमित्रा देवी से पूछा, माँ, रक्षाबंधन आ रहा है, आपकी कोई बेटी नहीं? माँ मुस्कुराई, नहीं बेटी, बस राजू ही है मेरा सब कुछ। अब तो उसकी शादी की चिंता है। कविता ने संकोच से कहा, तो क्या मैं कल राजू भैया को राखी बांधूं? ये सुनकर माँ चुप हो गई। फिर गंभीर स्वर में बोली, बेटी, क्या तू अभी उस आदमी के पास लौटना चाहती है जिसने तेरा सब कुछ लूट लिया? कविता की आंखें नम हो गईं। नहीं माँ, अब वो मेरा कुछ नहीं। माँ ने आगे पूछा, तो बता, अगर राजू तेरा जीवन साथी बने तो? कविता शर्मा गई, नजरें झुका लीं, होंठ कांपे, पर आवाज न निकली। माँ मुस्कुराई, चुप्पी भी कभी कभी सहमति होती है। कविता ने झुकाकर कहा, जो भी आप तय करेंगी वही मंजूर होगा। उस क्षण सुमित्रा देवी ने निश्चय कर लिया, अब राजू और कविता की शादी होगी। शाम को जब राजू घर लौटा तो रात को तीनों ने साथ बैठकर भोजन किया। वातावरण में अब भौजिलपन नहीं, अपनापन और हंसी थी। राजू और कविता के बीच अनजानी नजदीकियां बनने लगी थीं। अगली सुबह कुछ अलग हुआ। राजू देर से जागा और तभी बाथरूम से कविता बाहर निकली। बस एक तौलिया लपेटे हुए उसके गीले बालों से बूंदें गिर रही थीं। सामने राजू को देख वो चौंक गई। दोनों कुछ क्षण यूं ही एक दूसरे को देखते रहे। राजू की आंखों में सिर्फ सम्मान और हैरानी था। कविता शर्माकर लौट गई और थोड़ी देर बाद साड़ी पहनकर आई। चेहरा लज्जा से भरा था, मगर आंखों में डर नहीं, बस स्वाभाविक संकोच। राजू ने धीमे स्वर में कहा, सॉरी, मुझे नहीं पता था। कविता हल्की मुस्कुराई और चुपचाप रसोई की ओर चली गई। उस सुबह की चुप्पी में भी एक मीठापन था, बिना बोले भी बहुत कुछ कह दिया गया था। उस सुबह की मीठी चुप्पी के बाद मानो राजू और कविता के बीच की दूरियां और तेजी से मिटने लगीं। अब राजू पहले से कहीं अधिक उसका ध्यान रखने लगा था और कविता भी अब उसके सामने खुलकर मुस्कुराने लगी थी। घर के हर कोने में धीरे धीरे नई रौनक उतर आई थी। एक शाम जब दोनों आंगन में बैठे बातें कर रहे थे, तभी कविता की नज़र अचानक पास की लॉटरी की दुकान पर पड़ी। मन में एक अनजाना विचार आया, क्या पता किस्मत मुस्कुरा दे। उसने चुपचाप एक टिकट खरीद लिया और उसे अपने सामान में रख लिया। रात भर वो बेचैन रही और सुबह 10 बजे टीवी पर रिजल्ट देखने बैठी। पहले, तीसरे और दूसरे विजेताओं के नाम आए। उसका नंबर नहीं था। उसका दिल टूटने लगा, लेकिन जब पहले पुरस्कार का नंबर घोषित हुआ तो उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। वही नंबर। वो उछल पड़ी। खुशी के आंसू आंखों से बह निकले। 1 करोड़ का इनाम। हाथ कांपते हुए उसने तुरंत राजू को फोन लगाया। राजू, मैंने लॉटरी जीत ली है। राजू पहले तो विश्वास नहीं कर सका, पर जब कविता ने टिकट की तस्वीर भेजी
और दोनों ने मिलकर स्क्रीन पर नंबर मिलाया तो उसकी आंखें भी चमक उठीं। वाह, मैं अभी घर आता हूँ, हम तुरंत टिकट जमा कराते हैं। दोपहर तक सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। अगले ही दिन कविता के खाते में पूरे 1 करोड़ रुपए गए। अब तक टूटी हुई औरत अचानक भाग्य की धनी बन गई थी। शाम को जब दोनों घर लौटे तो सुमित्रा देवी को देखते ही कविता दौड़कर गले लग गई। तो माँ ने पूछा, क्या बात है बेटी, आज बड़ी खुश दिख रही है। कविता की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, माँ, मैंने लॉटरी जीती है, पूरे 1 करोड़ रुपए। सुनते ही माँ अवाक रह गई। उनके आंसू निकल पड़े। ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने कविता को सीने से लगा लिया और बोली, बेटी, भगवान ने तेरे आंसुओं और तेरी मेहनत की कीमत दी है, अब कोई तुझे कमजोर नहीं कहेगा। राजू भी बहुत खुश था। तीनों के चेहरों पर नई उम्मीद की रोशनी थी, लेकिन किसे पता था कि ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। कविता ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसका चेहरा पीला पड़ गया। सामने वही आदमी खड़ा था, मनहर, वही जिसने उसे स्टेशन पर छोड़ा था, वही जिसने उसका घर बिकवाया और पैसे हड़प लिए थे। कविता, उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुझे लेने आया हूँ, तू मेरी पत्नी है। कविता के भीतर लावा फूट पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, पत्नी कहता है, उस दिन स्टेशन पर क्यों भागा था? जब सब लूट लिया तब याद नहीं आई। मैं मनहर बेपरवाह था, चेहरे पर कोई शर्म नहीं, बोला, गलती हो गई थी, अब सब ठीक करना चाहता हूँ। कविता की आंखों में दृढ़ता चमक उठी। अब कुछ ठीक नहीं होगा। मैं अब तेरी नहीं, अपने आत्मसम्मान की हूँ। उसने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन मनहर ने हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में हवस और लालच साफ झलक रहे थे। जेब से चाकू निकालते हुए बोला, मैंने टीवी पर सब कुछ देख लिया है। तुम्हें 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, अब तेरे पास पैसे आ गए हैं ना, इसलिए छोड़ना चाहती है। देख, अगर तू मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुझको मार डालूंगा। कविता सिहर गई, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी अडिग संकल्प था। उसने कहा, तू जैसा स्वार्थी इंसान खुद को नहीं, दूसरों को मारता है। मुझे डराने की कोशिश मत कर। उसी वक्त दरवाजे से अंदर आया राजू। उसने देखा कि मनहर ने चाकू कविता की गर्दन पर रख दिया है। कविता के चेहरे का रंग उड़ चुका था, पर उसकी आवाज कांपते हुए भी दृढ़ थी। ये मेरे पति थे, अब नहीं है। ये आदमी मुझे तब छोड़ गया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब जब किस्मत से मैंने लॉटरी जीती है तो पैसे के लालच में वापस आ गया है। मनहर की आंखों में पागलपन और हवस तैर रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, अगर पैसे नहीं दिए तो इसका गला काट दूंगा। राजू काम उठा। वो तुरंत अलमारी की ओर दौड़ा और एक बैग में पैसा भरने लगा। फिर पैसों से भरा बैग उसने मनहर को पकड़ा दिया, पर उसी दौरान पर्दे के पीछे खड़ी सुमित्रा देवी ने पुलिस को फोन कर दिया था। मनहर बैग पकड़कर जाने ही वाला था कि उसने और भी लालच दिखाया। उसने कहा, अब मंगलसूत्र और कान के झुमके भी उतार दें। कविता ने चुपचाप उतार कर दे दिए। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ ज्वालामुखी जैसा आक्रोश था। जैसे ही मनहर दरवाजे की ओर बढ़ा, उसी समय बाहर से पुलिस की आवाज गूंजी, रुको, हाथ ऊपर करो। और तुरंत पुलिस वालों ने चाकू छीनकर मनहर को हथकड़ियों में जकड़ लिया। कविता ने सारी कहानी सुनाई। मनहर का चेहरा अब भी ढीर था, लेकिन हथकड़ियों की खनक ने उसका घमंड तोड़ दिया। पुलिस उसे पकड़कर ले गई। घर के भीतर कुछ देर तक सन्नाटा पसरा रहा। तीनों की सांसें तेज थीं। फिर सुमित्रा देवी ने राजू और कविता का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब ये घर सुरक्षित नहीं रहा, हमें नया जीवन शुरू करना होगा। कुछ ही दिनों में कविता के लॉटरी के पैसे से उन्होंने शहर के एक अच्छे और सुरक्षित मोहल्ले में नया घर खरीदा। छोटा मगर सलीकेदार मकान, साफ सड़कें और पास ही मंदिर की घंटियों की आवाज। जल्दी ही सुमित्रा देवी ने राजू और कविता की शादी की तैयारी शुरू कर दी। हर रस्म विधि विधान से हुई। सिंदूर, मंगलसूत्र और मंत्रों के बीच कविता के चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो बरसों बाद लौटी थी। आंसू से भीगी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ सुकून और भरोसा था। शादी के बाद जब राजू ने धीरे से कविता का हाथ थामा तो उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, अब तू अकेली नहीं है, अब हम हैं साथ साथ। सुमित्रा देवी गर्व से दोनों को देख रही थीं। उनकी आंखें कह रही थीं, भगवान ने मेरी बेटी को लौटाया है। कविता के जीवन की ये नई सुबह अविश्वास, सम्मान और सुरक्षा से भरी थी। कभी स्टेशन पर अकेली छोड़ी गई औरत अब अपने आत्मसम्मान और सच्चे प्रेम के साथ खड़ी थी।
दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब अपने ही धोखा दे जाते हैं तो जिंदगी अंधेरी लगती है, लेकिन अक्सर किसी अनजाने का इंसानियत भरा हाथ हमें फिर से जीने की वजह देता है। अब आपसे एक सवाल, अगर अपना धोखा दे जाए और कोई अजनबी सहारा दे तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? क्या इंसानियत आज भी जिंदा है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें। कमेंट्स में बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।